अगर आप भी ये गलतियां अभी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यूजुअली ये वो सॉल्यूशंस या शॉर्टकट्स होते हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही हमारे बालों का एक्सेसिव गिरना श्योर होता है, हमारा पैनिक बटन ऑन हो जाता है और उस पैनिक में हम सब जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो इस सिचुएशन को बस और बिगाड़ देता है। 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आपके हेयर लॉस को रोकने की जगह उसे और बढ़ा देती हैं। तो चलिए समझते हैं हेयर लॉस के 5 सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अभी रोकनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, डायग्नोसिस को इग्नोर करना और सेल्फ ट्रीटमेंट शुरू कर देना। देखिए, जब हेयर फॉल शुरू होता है तो हम सबका फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है कुछ तो ट्राई करना चाहिए। फिर हम रैंडम सर्च करते हैं, जो भी ट्रेंडिंग देखते हैं या चल रहा होता है या फिर किसी ने रिकमेंड किया होता है तो हम वही चीज यूज करने लग जाते हैं। और वहीं पर सबसे पहली गलती होती है, क्योंकि बिना रीजन समझे अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप सिम्टम्स को तो छुपा लेते हैं, पर असली प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। सच ये है कि हेयर लॉस का सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। कभी ये जेनेटिक होता है, कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, कभी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज जैसे आयरन, विटामिन डी या B12 की कमी से, कभी सिंपल स्ट्रेस, पुअर स्लीप साइकिल या थायराइड इश्यूज भी कल्प्रिट बन जाते हैं। जैसे अगर एक कार इंजन गर्म हो रहा है और आप सिर्फ बोनट पे पानी डाल देते हैं, कुछ देर ठंडक मिल जाएगी, पर इंजन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वही लॉजिक हेयर लॉस पे भी अप्लाई होता है। अगर आप ब्लाइंडली सीरम्स, ऑयल्स या 1 वीक मिरेकल किट्स यूज करते हैं बिना अपनी कंडीशन समझे, तो आप टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। और वर्स्ट पार्ट, कभी कभी ऐसे रैंडम ट्रीटमेंट से हेयर फॉल और बढ़ जाता है, क्योंकि गलत प्रोडक्ट रॉन्ग स्कैल्प कंडीशन पे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? डायग्नोसिस। एक सिंपल बेसलाइन ब्लड पैनल से आपको बहुत कुछ समझ आ सकता है। इसीलिए स्पेशलिस्ट यूजुअली रिकमेंड फर्स्ट CBC और फेरिटिन टू चेक आयरन स्टोर्स, सेकंड विटामिन D 25OH फॉर न्यूट्रिएंट बैलेंस, थर्ड TSH थायराइड हार्मोनल स्टेबिलिटी, फोर्थ B12 मेटाबॉलिक हेल्थ। इन रिपोर्ट से क्लियर होता है कि प्रॉब्लम स्कैल्प की है या सिस्टम के अंदर। और जब कॉज क्लियर होता है, ट्रीटमेंट प्लान प्रिसाइज बन जाता है, चाहे वो न्यूट्रिशन करेक्शन हो, टॉपिकल थेरेपी हो या मेडिकेशन। यानी हेयर फॉल कंट्रोल करने का सबसे साइंटिफिक और सेफ स्टार्ट पॉइंट डायग्नोसिस ही है। सेल्फ डायग्नोसिस नहीं, रियल डायग्नोसिस। पहला रूल याद रखिए, गैस मत कीजिए, टेस्ट कीजिए। मिस्टेक नंबर 2, सप्लीमेंट्स और हेयर विटामिन्स पे पूरा भरोसा कर लेना। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब ट्रेंड्स की तरफ। आपने अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब या रील्स स्क्रॉल करते वक्त जरूर एक ना एक बार कोई ना कोई आपको मैजिक कैप्सूल सॉल्यूशन देखा ही होगा। बी इट बायोटिन विद गारंटीड रीग्रोथ, गमीज 2 वीक्स में वॉल्यूमेडेबल। सुनने में टेम्पटिंग लगता है ना? पर असल में प्रॉब्लम यही से शुरू होती है। देखिए, सप्लीमेंट्स अपने आप में गलत नहीं होते, गलत होती है उनका ब्लाइंड यूज। बॉडी में हर न्यूट्रिएंट एक बैलेंस में काम करता है। अगर आप में डिफिशियंसी नहीं है और आप हाई डोज ले रहे हैं तो वो या तो वेस्ट हो जाता है या कभी कभी टेस्ट रिजल्ट्स में इंटरफेरेंस करता है। फॉर एग्जांपल, बायोटिन के एक्सेसिव डोसेस से थायराइड या कार्डियक टेस्ट रिपोर्ट्स गलत आ सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप टेस्ट रिपोर्ट्स गलत पढ़ लेते हैं तो ट्रीटमेंट डायरेक्शन भी गलत हो जाता है। यानी एक विटामिन लेने का सिंपल डिसीजन कभी कभी पूरी डायग्नोस्टिक क्लैरिटी खराब कर देता है। हर शाइनी बॉटल पे लिखा हेयर प्लस स्किन प्लस नेल्स आपके प्रॉब्लम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं होता। अगर आपका हेयर लॉस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से है तो कोई भी सप्लीमेंट अकेले यूज करने से वो कंट्रोल नहीं होगा। अगर कॉज डिफिशियंसी का है तभी सप्लीमेंट काम करेगा। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? सिंपल, पहले टेस्ट कराइए, जैसे फेरिटिन, विटामिन D, B12। जो न्यूट्रिएंट लो मिले सिर्फ वही सप्लीमेंट लीजिए और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। हर 3 से 4 महीने में रिजल्ट्स रीचेक कराइए। सप्लीमेंट्स को सपोर्टिंग रोल समझिए, मेन हीरो नहीं। जितनी क्लैरिटी टेस्ट से मिलती है उतनी ही जरूरी है डिसिप्लिन और मॉडरेशन। हेयर ग्रोथ एक स्टेडी प्रोसेस है, शॉर्टकट यहाँ फेल होते हैं। आगे चलते हैं एक और कॉमन मिस्टेक पर, जहाँ हम अपनी स्टाइलिंग हैबिट से खुद ही हेयर फॉल बढ़ा देते हैं। मिस्टेक 3, रोज रोज स्टाइलिंग और केमिकल ट्रीटमेंट से बालों को नुकसान बढ़ा देना। ये गलती सबसे साइलेंट कल्प्रिट है, क्योंकि हेयर फॉल हमेशा स्कैल्प से नहीं, कभी कभी शाफ्ट से स्टार्ट होता है। आप समझिए, फॉलिकल्स हेल्थी होते हैं पर हेयर स्ट्रैंड इतना वीक हो जाता है कि ब्रेकेज शुरू हो जाता है। और जब ब्रेकेज ज्यादा होता है तो ओवरऑल डेंसिटी कम दिखने लगती है, जैसे बाल पतले हो गए हों जबकि असल में वो टूट रहे होते हैं। आज के टाइम में हम सब चाहते हैं परफेक्टली स्टाइल्ड हेयर, स्ट्रेट, स्मूथ, कलर्ड, कैमरा रेडी पर हाई हीट और केमिकल प्रोसेसेस जैसे केराटिन, रिबॉन्डिंग, फ्रीक्वेंट कलरिंग, ये सब हेयर क्यूटिकल को डैमेज करते हैं। रिसर्च के मुताबिक 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का हीट एक्सपोजर रिपीटेडली देने से हेयर प्रोटीन्स ब्रेक होने लगते हैं और मॉइस्चर लॉस परमानेंट हो जाता है। अब इसका इफेक्ट एक दिन में नहीं दिखता, पहले थोड़ी फ्रिज, फिर एंड्स रफ लगते हैं और धीरे धीरे ब्रेकेज बढ़ता है। रिजल्ट हेयर फॉल जैसा लगता है, लेकिन असल में ये मैकेनिकल डैमेज होता है। इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं पर कंसिस्टेंट है। देखिए, हीट टूल्स सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे यूज कीजिए, रोज के रूटीन में नहीं। जब भी ब्लो ड्राई करें, मीडियम टेम्परेचर सेटिंग यूज करें और डिस्टेंस रखें। स्ट्रेटनर या कर्लर के पहले हीट प्रोटेक्टेंट सीरम लगाना हैबिट बना लीजिए। ये एक इनविजिबल शील्ड का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हेयर फ्रेंडली हेयर स्टाइल्स चूज करें। जैसे हीट का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस कर देना भी ब्रेकेज 30 to 40% तक कम कर सकता है।
यानी अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म वॉल्यूम और शाइन है तो हीट और केमिकल्स का बैलेंस रखिए। बालें भी रिलैक्स करना चाहते हैं, उन्हें हर दिन स्ट्रेस मत दीजिए। मिस्टेक 4, फिजिकल स्ट्रेस और स्कैल्प निग्लेक्ट को इग्नोर कर देना। कभी आपने सोचा है कितनी बार हम अपने स्कैल्प को टेंशन में रखते हैं बिना रियलाइज किए? हेयर लॉस सिर्फ इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होती, स्कैल्प पर होने वाली फिजिकल स्ट्रेस भी एक साइलेंट रीजन बन जाती है। टाइट कैप्स, हेलमेट्स या रोज एक ही हेयर स्टाइल, ये सब स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को कंप्रेस करते हैं। डर्माटोलॉजी में इसे मैकेनिकल स्ट्रेस इंड्यूस्ड थिनिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म में यह ट्रैक्शन एलोपेशिया जैसी कंडीशन तक पहुंच सकती है। और भी अननोटिस्ड हैबिट्स हैं जो डैमेज करते हैं। रफ टॉवल से बाल रुक करना, रोज टाइट फिट वाले हेडफोन्स या कैप पहनना, कांस्टेंट इचिंग या स्क्रैचिंग, इन सब चीजों से हेयर रूट्स के आसपास माइक्रो इन्फ्लेमेशन होती है जो रीग्रोथ स्लो कर देती है। तो सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट, स्कैल्प को वीक में 2 से 3 बार जेंटल शैम्पू से क्लीन कीजिए, हार्श फोमिंग अवॉइड कीजिए। सेकंड, हेलमेट या कैप यूज करने के बाद स्कैल्प को एयर ड्राई होने दीजिए। थर्ड, रिंस के बाद टॉवल से रब नहीं, जेंटली प्रेस करके ड्राई कीजिए। फोर्थ, अगर आपको इचिंग, डंड्रफ या रेडनेस कंसिस्टेंटली फील हो रही है तो अर्ली स्टेज में डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। ये छोटी चीजें फ्यूचर हेयर लॉस प्रिवेंट करती हैं। जितना आप स्कैल्प को रिलैक्स और क्लीन रखते हैं उतना ही फॉलिकल्स एक्टिव रहते हैं। मिस्टेक 5, प्रूवन ट्रीटमेंट शुरू करना लेकिन कंसिस्टेंसी और पेशेंस खोना। ये गलती सबसे कॉमन है और सबसे कॉस्टली भी। आपने नोटिस किया होगा, लोग ट्रीटमेंट शुरू तो कर लेते हैं लेकिन 2 to 3 मंथ्स में ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। रीजन सिंपल है, उन्हें इंस्टेंट मिरेकल चाहिए। फॉलिकल्स को साइकिल कंप्लीट करने में मिनिमम 3 से 6 महीने लगते हैं। इसलिए अगर आपने माइनॉक्सिडिल स्टार्ट किया है या डॉक्टर ने फिनेस्ट्राइड रिकमेंड किया है तो रिजल्ट तभी मिलेगा जब एप्लीकेशन रेगुलर और टाइम बाउंड हो। कभी कभी स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में हेयर शेडिंग भी बढ़ता है और कई लोग तुरंत सोच लेते हैं ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में यह शेडिंग फेज एक पॉजिटिव साइन होता है जो ओल्ड वीक स्ट्रैंड्स को रिप्लेस करके नए ग्रोथ के लिए स्पेस बनाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप स्किप करते हैं, एक दिन मिस, फिर 2 दिन, फिर पूरा वीक, रिजल्ट जो ग्रोथ स्टार्ट हुई थी वो वेस्ट हो जाती है। और सिर्फ मिनॉक्सिडिल नहीं, PRP थेरेपी, लो लेवल लेजर, मेसोथेरेपी या न्यूट्रिशनल करेक्शन, यहाँ एक और एक्सपेक्टेशन क्लियर करना जरूरी है। हेयर लॉस का सोल्यूशन हर केस में एक फुल रिवर्सल स्टोरी नहीं होता। हर इंडिविजुअल का पैटर्न और रिस्पॉन्स अलग होता है। किसी में वॉल्यूम वापस आ सकता है, किसी में डेंसिटी स्टेबलाइज होती है। तो अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है उसे एक 6 to 9 मंथ कमिटमेंट की तरह ही लीजिए। डेली रूटीन का पार्ट बनाइए और हर 3 महीने में स्पेशलिस्ट के साथ एक प्रोग्रेस चेक रखिए ताकि क्लैरिटी और मोटिवेशन दोनों बने रहें। अब बात करते हैं उन छोटी गलतियों की जो इंडिविजुअली माइनर लगती हैं लेकिन मिलकर हेयर फॉल को स्लो नहीं एक्सेलरेट कर देती हैं। रोज शैम्पू बदलना या हर प्रोडक्ट टेस्ट करना, ओवर वॉशिंग और हाई फोम शैम्पूज, नेचुरल स्कैल्प ऑयल्स स्ट्रिप हो जाते हैं जिससे ड्राइनेस और फ्लेकीनेस बढ़ जाती है। डंड्रफ, इचिंग या इन्फेक्शन इग्नोर करना, ये स्मॉल स्कैल्प इश्यू एक्चुअली फॉलिकल डैमेज का फर्स्ट स्टेज होता है। स्मॉल हैबिट्स मिलकर ही बिग रिजल्ट्स देते हैं, चाहे ग्रोथ हो या डैमेज प्रिवेंशन। कंक्लूजन, द रियल जर्नी टुवर्ड हेल्थियर हेयर। आपने देखा ये 5 मेजर मिस्टेक्स और कुछ मिनी हैबिट्स ही सबसे कॉमन कल्प्रिट्स हैं। इन्हें पहचानना ही पहला स्टेप है और इन्हें स्टॉप कर देना ही हाफ द सोल्यूशन है। बाल फिर से ग्रो करने के लिए बॉडी को टाइम, न्यूट्रिशन और रूटीन स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर आपको लगता है मेरे हेयर फॉल का एंड कब होगा, तो आंसर ये है जब आप कॉज समझकर कंसिस्टेंटली उस पर काम करते हैं। क्योंकि ऑयल, सीरम या सप्लीमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है डिसिप्लिन और पेशेंस। याद रखिए, बाल हमारे सेल्फ इमेज का हिस्सा जरूर है, पर कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम अपने एफर्ट पर ट्रस्ट रखते हैं। तो आज से एक सिंपल रेजोल्यूशन लीजिए, स्टेप बाय स्टेप अपने स्कैल्प और लाइफस्टाइल पर काम कीजिए। रिजल्ट्स आएंगे धीरे जरूर, पर जेन्युइन और लास्टिंग। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम ऐसे ही साइंटिफिक और एजुकेशनल कंटेंट लाते रहेंगे। गुड बाय।